हेलो और नमस्कार। मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स बाय अड्डा 247। दोस्तों, अगर हम इस वक्त भारत के सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करें तो एलएसी पे चाइना अपना एग्रेशन दिखा रहा है, लद्दाख में एग्रेशन दिखा रहा है, लद्दाख में इश्यूज चल रहे हैं, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में भारत और चाइना का कुछ ना कुछ क्राइसिस चल रहा है। चाइना अपना क्लेम जो है वो अरुणाचल प्रदेश पर करता है। साथ ही साथ फिर पाकिस्तान की एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है जहां पर वो जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म को प्रमोट करता है, इन्फिल्ट्रेट करता है। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहां पर इंसर्जेंसी के इश्यूज चलते चले आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस वक्त और आने वाले समय में, फ्यूचर में भी भारत की सिक्योरिटी पे काफी ज्यादा चैलेंजेस आ सकते हैं, आ रहे हैं और आ सकते हैं फ्यूचर में भी, और ये बढ़ भी सकता है। तो ऐसे में जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो भी क्वालिटी, वो भी अपडेटेड, वो भी बिल्कुल टेक्नोलॉजी से लैश हुए जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनकी नीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसी वजह से साल 2018 में इंडिया ने साइन किया था S-400 डील रशिया के साथ, और जब ये डील होने वाली थी तो यूएसए ने सैंक्शंस की धमकी भी दी थी, लेकिन जो डिप्लोमेसी है भारत की उससे इन सैंक्शंस को ओवरटेक कर लिया था। मतलब सैंक्शंस इंपोज नहीं हुए थे, सैंक्शंस में थोड़ी सी रियायत बरती गई थी और इंडिया और रशिया ने S-400 की डील साइन करी थी। बड़ा हिस्टोरिक सीन था साल 2018 में जब ये डील साइन हुई थी। लेकिन आज 2024 हो गए, 6 साल हो गए हैं इस डील को हुए, लेकिन अभी तक जो डिलीवरी थी, जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी थी, उसमें डीले देखी जा रही है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो 2.5 साल से ज्यादा हो चुका है। तो रशिया का पूरा ध्यान जो है वो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर है। तो इस वजह से जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी का टाइम था उसमें डिले देखा जा रहा है। साथ ही साथ जिस एक्सपेक्टेशन से S-400 को एक्वायर करने की डील हुई थी, वो जो टेक्नोलॉजी थी, वो जो पोटेंट टेक्नोलॉजी थी, उसमें भी अब थोड़ा सा आउटडेटेड चीजें देखी जा रही है, और ये खुद इंडियन अथॉरिटीज और इंडियन आर्म फोर्सेस के अथॉरिटीज के द्वारा स्टेटमेंट दिया जा रहा है। तो ये जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का इश्यू है, ये कैसे इंडिया और रशिया के रिलेशंस को इंपैक्ट कर सकता है, और साथ ही साथ अब क्योंकि भारत के सामने सिक्योरिटी चैलेंजेस है, तो भारत किस तरीके से डिफेंस इक्विपमेंट्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है जिससे ये सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है वो पूरी तरीके से काउंटर किए जा सके या इन्हें खत्म किया जा सके। ये सारी चीजें जो है आज हम इस एक वीडियो में समझेंगे, बहुत ही आसान भाषा में। तो इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है, इसी वजह से चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं उनको अगर आपको अच्छे लगते हैं तो शेयर जरूर से किया करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है और मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा दूं। तो कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करूं तो आउटडेटेड टेक, दैट मीन्स जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड हो चुकी है, और साथ ही साथ डिलीवरी में डिले देखा जा रहा है। तो इस वजह से जो एक्सपेक्टेशन से S-400 की डील हुई थी वो कुछ खास गेम चेंजर, हाल फिलहाल में कोई गेम चेंजर प्रोवाइड नहीं कर रहा है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। ठीक है, इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए ये आपको S-400 की थोड़ी बहुत मैं पिक दिखा रहा हूं, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दिखाता हूं कि S-400 का एक्विजिशन का सिलसिला 2018 में शुरू हुआ था, और इसकी जब बातें चले, देखिए जब भी कोई डील होती है, इतनी बड़ी मैसिव डील होती है, तो ऐसा नहीं कि 2018 में बात हुई 2018 में डील हो गई। ये सिलसिला 2015-2016 से शुरू हो गया था और 2018 में जाके डील कंक्लूड हुई। तो 2015-16 में जब S-400 की बातें चल रही थी कि इंडिया जो है एक्वायर कर सकता है S-400 को, तभी यूएस जो है वो धमकी देने लग गया था इंडिया को कि भैया हम आप पे सैंक्शंस इंपोज कर देंगे अगर आप रशिया से ये डील साइन करते हैं। लेकिन इंडियन डिप्लोमेसी की एक बड़ी ही, इंडियन डिप्लोमेसी इज इंडियन डिप्लोमेसी, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, उसका आप एग्जांपल यहां देख सकते हैं कि टर्की ने जब S-400 लिया तो उस पर सैंक्शंस लगे, लेकिन इंडिया ने जब एक्वायर किया S-400 तो सैंक्शंस नहीं लगे थे। अमेरिका ने भी रियायत बरत दी थी सैंक्शंस में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यूएसए को भी बहुत ज्यादा नीड है इंडिया की पैसिफिक ओशन में और रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए। तो इस वजह से साल 2018 में सिलसिला शुरू हुआ था। $5.4 बिलियन की यह डील हुई थी, जिसमें 5 S-400, ठीक है, 5 S-400 मिसाइल सिस्टम्स लिए जाएंगे, और यूएस सैंक्शंस के होते हुए भी इस चीज को हटा दिया गया था। अब जो रेंज है S-400 की, भैया ये 400 किलोमीटर है, इसलिए जो S-400 है ना, ये S-400 का मतलब ये है कि इस मिसाइल सिस्टम की, इस एयर डिफेंस सिस्टम की जो रेंज है वो 400 किलोमीटर की है, जो कि चाइना और पाकिस्तान के लिए, मतलब हमारे जो दो हॉस्टाइल नेबर्स हैं उनके लिए, उनको देखते हुए, उनकी हॉस्टिलिटी को देखते हुए ये इतनी इंपॉर्टेंट रेंज जो है वो रखी गई थी। और ये पाकिस्तान और चाइना को काउंटर करने के लिए, और यहां से जो खतरा भारत के सामने आ सकता है या आ रहा है, इसको काउंटर करने के लिए ये S-400 की डील ली गई थी। तो मैं थोड़ा सा आपको पिक्चर में बता देता हूं।
देखिए बहुत ज्यादा डिटेलिंग में आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। अगर मैं S-400 की बात करूं, ठीक है, तो इसकी रेंज आपकी 400 किलोमीटर बता चुका हूं, और ये एक साथ साइमल्टेनियस 300 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है, ठीक है, और मल्टीपल टारगेट्स, ठीक है, जैसे टारगेट ए, जैसे कोई भी एरिया वहां पर मल्टीपल टेररिस्ट कैंप्स है, ठीक है, मल्टीपल टेररिस्ट कैंप्स हैं, तो S-400 एक ही बार में कई सारे टारगेट्स को, कई सारे कैंप्स को टारगेट कर सकता है। तो एक शूट हुआ, वो कहता है ना एक तीर से दो निशाने, मतलब एक ही स्ट्राइक से कई सारे निशाने लग सकते हैं। इस वजह से ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, ये बहुत ज्यादा अपने में खतरनाक हो जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया, वहां पर डिफरेंट आपके टेररिस्ट कैंप्स हैं, तो एक ही स्ट्राइक से वो सभी के सभी जो है वो टारगेट हो सकते हैं, साइमल्टेनियसली कई सारे टारगेट्स हो सकते हैं। और साथ ही साथ अगर इंडिया के बॉर्डर्स पर कोई मिसाइल्स आ रही है, कोई अटैक होता है, कहीं से भी कुछ भी क्राइसिस होता है, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, आज की डेट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ऐसे में अगर भारत पर कोई मिसाइल्स आ रही है या कुछ भी इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो S-400 उन मिसाइल को, S-400 एयर डिफेंस उन मिसाइल्स को, कई सारे मिसाइल्स को आपका काउंटर भी कर सकता है। तो इंडिया पे वो कुछ अटैक ही नहीं होंगे, वो मिड एयर ही कोलैप्स कर दिया जाएगा, उसे काउंटर कर दिया जाएगा। तो इस वजह से ये S-400 की जो मैकेनिज्म है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेंज आपको बता चुका हूं, 80 टारगेट ये एकाएक साइमल्टेनियसली टारगेट कर सकता है, और ये चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे मिसाइल्स हो, या हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो, इन सभी के थ्रेट्स को काउंटर कर सकता है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी पोटेंट, और दैट्स व्हाई, और इसी वजह से, इस सोच की वजह से कि इन सारे खतरों को जो है काउंटर कर दिया जाएगा, इसी सोच के साथ जो है आपका साल 2018 में ये डील जो है वो साइन हुई थी। और ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये आपका 5 से 10 मिनट में रेडी हो जाता है भैया। मॉडर्न टाइम्स में जो वॉर है ना, वॉर वही जीतेगा जिसके पास इस तरीके की टेक्नोलॉजी, आउटडेटेड डिफेंस सिस्टम्स होंगे। ऐसा नहीं कि भैया 3-4 घंटे लग रहे हैं, सेटअप ही हो रहा है, तब तक तो हो गया, तब तक तो LAC में जो भी करना होगा चाइना को कर देगा। तो 5 से 10 मिनट में मैक्सिमम में ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, ये पूरी तरीके से कॉम्बैक्ट रेडी रहता है, यानी कि इसे तुरंत जो है, अगर कर को क्राइसिस हो रही है, कुछ कॉम्बैक्ट इशू आ रहा है, कॉम्बैक्ट मतलब तुरंत हम बैटल फील्ड में उतार सकते हैं 5 से 10 मिनट के अंदर। इस वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता चुका हूं भैया, पाकिस्तान क्या कर रहा है, कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन करा रहा है। अभी देखिए बहुत बड़ा टेरर अटैक हुआ, जहां पे 6 से 7 सिविलियंस की जान चली गई है। अभी इलेक्शंस हुए, सब कुछ चीजें सही हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे सारी चीजें काम चल रही थी, लेकिन ये चीज पाकिस्तान को नहीं पसंद है भैया कि कश्मीर में शांति है, ये सारी चीजें हो, तो इस वजह से ये टेरर अटैक हुआ है। तो पाकिस्तान का कंटिन्यूअस थ्रेट बना ही रहेगा। साथ ही साथ चाइना का अपना लद्दाख का इशू चल रहा है LAC पर, फिर अरुणाचल प्रदेश पर ये क्लेम करता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश पर क्लेम करता है। फिर नॉर्थ ईस्ट साइड में, अब क्योंकि म्यांमार में भी आपका मिलिट्री रूल हो गया है, और नॉर्थ ईस्ट में भी, मणिपुर में इशू चल ही रहा है, साथ ही साथ और जगह भी इंसर्जेंसी काफी बढ़ रही है। तो ऐसे में ओवरऑल, चाहे हम नॉर्थ की बात करें, हम थोड़ा नॉर्थ ईस्ट चले जाएं, हम ईस्ट साइड चले जाएं, भारत में सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, काफी सीरियस हैं। तो ऐसे में इन डिफेंस इक्विपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे में अगर S-400 की डिलीवरी में डिले हो रहा है, या जो टेक्नोलॉजी है उसमें कहीं ना कहीं कुछ आउटडेशन देखी जा रही है, या वो टेक्नोलॉजी उस तरह की नहीं रही जिस तरीके से हमने 2018 में सोची थी, तो ऐसे में हमारा जो सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी कंसर्न है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा। तो इसी वजह से आप देखेंगे ये जो डिले हो रहा है, और फिर चीजें प्रॉपर चीजों, ये जो डिले हो रहा है, फिर जो टेक्नोलॉजी वो आउटडेटेड हो रहा है, इस वजह से जो भारत रशिया पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट था, मतलब अगर हम बात करें डिफेंस एक्सपोर्ट्स की, या डिफेंस इंपोर्ट की, सॉरी, डिफेंस इंपोर्ट्स में रशिया सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है। लेकिन अब भारत का जो थिंक टैंक है, वो क्या प्लान कर रहा है, वो प्लान ये कर रहा है कि भैया अब हमें रशिया पर अपनी डिपेंडेंसी कम करनी होगी जब बात डिफेंस इक्विपमेंट्स की आती है। अब ये डिपेंडेंसी कैसे कम होगी? पहली बात तो खुद मैन्युफैक्चरिंग करनी है, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करना होगा, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जैसे आपका मेक इन इंडिया कैंपेन हो गया, मेक इन इंडिया कैंपेन हो गया, साथ ही साथ फिर आपका आत्मनिर्भर भारत हो गया, फिर आपका एक प्रोजेक्ट कुशा है, आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन नहीं सुना है तो उसको समझ लीजिए। प्रोजेक्ट कुशा के अंदर DRDO जो है, प्रोजेक्ट कुशा पर DRDO काम कर रहा है, जिसपे एक पोटेंट एयर डिफेंस सिस्टम जो है पूरा बनाने का इनिशिएटिव है। तो प्रोजेक्ट कुशा हो गया, फिर आपका मेक इन इंडिया कैंपेन हो गया, आत्मनिर्भर भारत हो गया, इसमें डिफेंस इक्विपमेंट्स भारत में ही बने जा सके, इस पर काम किया जा रहा है। फिर साथ ही साथ
दूसरे कंट्रीज पर भी फोकस किया जा रहा है, जैसे फ्रांस से हमने रफाइल जेट एक्वायर किया, फिर इजराइल से हम कई सारे ड्रोन्स जो हैं वो एक्वायर करते हैं। तो इस तरीके से जो ये जो दो इनिशिएटिव्स हैं, एक आपका हो गया मैन्युफैक्चरिंग, जो भारत में खुद मैन्युफैक्चरिंग हो सो दैट भारत में ही डिफेंस इक्विपमेंट्स बन सके, साथ ही साथ रशिया के अलावा और देशों पर भी, रशिया के अलावा और देशों के साथ भी डिफेंस रिलेशंस बन सके। जैसे इस वक्त फ्रांस एक ऐसा देश है जिससे हमारे जो रिलेशंस है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुए ओवर द ईयर्स, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रिलेशन है या जो पार्टनरशिप है वो डिफेंस की पार्टनरशिप है, ठीक है, और ये ओवर द ईयर समय के साथ और ज्यादा बढ़ेगी। इजराइल के साथ हम ये चीज देख रहे हैं, ठीक है, इधर फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ हम देख रहे हैं। तो इस वजह से इंडिया जो है, अब क्योंकि अब मैन्युफैक्चरिंग ऐसा है नहीं कि रातों रात चीजें सही हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करने में डेकेड्स लग जाते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म गोल है, मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करना लॉन्ग टर्म गोल है, और शॉर्ट टर्म गोल ये है कि भाई हम और देशों के साथ भी अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को एनहांस करें, सो दैट कल को अगर कोई क्राइसिस होती है एलओसी पे, एलएसी पे, तो भारत के पास ऑप्शंस होने चाहिए रशिया के अलावा भी। क्योंकि जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है तो हमने देखा है कि रशिया काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो चुका है चाइना के पे। तो अगर कल को चाइना और भारत का कुछ क्राइसिस होता है, एलएसी पे कुछ भी क्राइसिस होता है, तो उस वक्त रशिया किस तरीके से क्या रिएक्शन करेगा, क्या रिएक्शन देगा, ये देखने वाली चीज होगी। तो इस वजह से भारत जो है अपने डिफेंस इक्विपमेंट की जो डिपेंडेंसी है वो रशिया से थोड़ी सी कम करना चाह रहा है, ठीक है। ये चीजें मैंने समझा दी हैं और रेलेवेंट है, क्योंकि भैया इधर देखिए टेररिज्म का खतरा है, इधर आपका इंसर्जेंसी का खतरा है, फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है। हालांकि जो यूनियन मिनिस्टर हैं, जो अमित शाह, जिन्होंने बोला है कि मार्च 2025-26 तक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पूरी तरीके से भारत से इरेडिकेट हो जाएगा। हालांकि काफी ज्यादा इसे काउंटर कर दिया जा चुका है, लेकिन तब भी हमें एक कंटिन्यूसली वॉच बनाए रखनी है कि जो भी सफलता हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाई है इस पूरे रेड कॉरिडोर जिसे कहा जाता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इसे वैसे ही सप्रेस किया जाए। अगर हम थोड़ी सी ढील भर देंगे तो फिर से ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। फिर आपका अगर हम इधर आ जाए इंडियन ओशन साइड, तो आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज है। तो इस वजह से S-400 और दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट्स भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और भारत की सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए, मजबूत करने के लिए, और ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल बता चुका हूं कि चाइना के पास भी S-400 है, टर्की ने जब लिया था, इवन टर्की नेटो मेंबर है, उसके बाद भी यूएस ने सैंक्शंस इंपोज किए थे। लेकिन इंडिया की ये फॉरेन डिप्लोमेसी की सक्सेस है कि नेटो मेंबर नहीं है भारत, उसके बावजूद यूएस ने सैंक्शंस इंपोज नहीं किए, भारत को कहीं ना कहीं एक एक्सेप्शन दिया कि भैया ठीक है आप जाओ और डील कर लो, क्योंकि यूएसए को भी बहुत ज्यादा नीड है भारत की, ठीक है। तो अब ये डिलेड डिलीवरी किस तरीके से होती है, कैसे इसको सुनिश्चित करता है रशिया, किस तरीके से बातचीत होती है, ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा। एंड किस तरीके से भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग को और जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैसे इंप्लीमेंट करता है, सो दैट भारत डिफेंस इक्विपमेंट में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर की तरह इमर्ज हो सके, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये सारा जो मैंने क्रक्स समझाया आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। अगर ये क्लासेस अच्छी लग रही तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, कॉमेंट्स करिए, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, जो चैनल की रीच है वो बढ़ेगी और अल्टीमेटली हमें ही मोटिवेशन आएगी। तो मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।